अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इसराइल ने ईरान से बदला लेते हुए आखिरकार अस्फहान शहर पर आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे ड्रोन से हमला कर दिया है, जिसे ईरानियन मीडिया ने यूं रिपोर्ट किया कि अस्फहान शहर के पास कुछ धमाकों की आवाज़ सुनी गई। अस्फहान ईरान का वो शहर है जो कि इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और साइंटिस्ट का मरकज़ है और बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के पास मौजूद आर्मी एयर बेस पर सुबह सुबह 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानियन एयर डिफेंस चौकन्ना होकर अस्फहान और तेहरान की तरफ आने वाली तमाम परवाज़ों को सस्पेंड कर देती है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से 3 इसराइली ड्रोन्स को गिरा देती है। सुबह के 7 बजे अमेरिका ये ऐलान करता है कि इसराइल ने ईरान पर यह हमला किया है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह हमला इसराइल ने ना किसी मिसाइल से किया, ना किसी एयर स्ट्राइक से, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। इसकी बजाय इसने 3 ड्रोन्स को ऐसे ईरान के अंदर भेजा जैसे वो टहलने निकले हों और ये बस कोई सबूत छोड़ने आए थे कि इसराइल दुनिया को बता सके कि मैं वाकई हमला करके और अपना बदला लेके वापस आ रहा हूँ। अमेरिका ने सबसे पहले इस खबर की तस्दीक की और BBC ने इसे कंफर्म किया कि इसराइल ने अस्फहान पर अटैक किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे बिना तस्दीक के रिपोर्ट कर दिया कि दरअसल ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। इन्होंने अपनी तरफ से तकरीबन जंग करवा दी है, यानी फिर से वही झूठ और सनसनी, और इस मामले पर भी वो दोबारा वही कुछ कर रहे हैं। अब इस मामले पर ईरान से पूछें तो वो कहता है कि ये दरअसल ईरान पर कोई हमला नहीं था, बल्कि ये कुछ मशकूक ड्रोन्स थे जो कि बगैर इजाजत इसकी सरजमीन के अंदर घुसे थे और इन्हें मारकर गिरा दिया गया। और ईरान का इसके अंदर कोई भी माली या जानी नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ कंट्रोल में है। यानी ये बात कंफर्म है कि ईरान इसराइल पर ना तो इस हमले का इल्ज़ाम लगा रहा है और ना किसी नुकसान की तस्दीक कर रहा है, जबकि इसराइल ने इस बात को अभी तक कंफर्म ही नहीं किया कि हमने ये अटैक वाकई किया है या नहीं, बल्कि इसकी बजाय सुबह से अमेरिका इसकी वकालत कर रहा है। अब इसी वजह से ये मामला इंतहाई मशकूक हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था कि सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जैसे ईरान ने बैकडोर डिप्लोमेसी करके अमेरिका को पहले बता दिया कि वो इसराइल पर हमला करने वाला है, बिल्कुल इसी तरह से इसराइल ने भी अमेरिका को यह बता दिया था कि हम ये ड्रोन्स अस्फहान शहर में भेज रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को अलर्ट कर दिया और हमले से पहले ही इन ड्रोन्स को मारकर गिरा दिया गया, क्योंकि लोगों ने जो धमाके की आवाज सुनी थी वो किसी हमले की नहीं थी, बल्कि इन्हीं ड्रोन्स को मार गिराने की थी। जैसे ईरान ने अपनी अवाम और दुनिया के प्रेशर से निकलने के लिए बदला लेने का ऐलान किया था और इसे पूरा भी किया, बिल्कुल इसी तरह से इसराइल भी वही कुछ कर रहा है। मगर वो अमेरिका के समझाने के बावजूद इस बात पर मुतमईन या राजी नहीं है और मामलात को देख रहा है कि दुनिया इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, और फिर इसी के मुताबिक वो अपना कोई बयानिया दुनिया के सामने लेकर आएगा, ताकि इसकी अवाम भी ठंडी हो जाए कि हमारे मुल्क ने इसका बदला ले लिया और ये फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए। मैंने आपसे कहा था कि दोनों मुल्क इस वक्त जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते और ना अमेरिका किसी एक की साइड ले सकता है, और आप देख लें कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और इसी चीज की वजह से मजबूर होकर एलॉन मस्क ने भी ये ट्वीट किया है कि हम आज के टाइम के अंदर रॉकेट्स एक दूसरे पर मारने की बजाय स्पेस में पहुंचने के लिए इस्तेमाल करें। टेस्ला की वर्थ इस इनस्टेबल मार्केट की वजह से 30% तक गिर चुकी है। दुनिया की इकोनॉमी को अभी तक जंग नहीं हुई, लेकिन इन्हीं हालात की वजह से अच्छा खासा झटका लगा हुआ है। यानी बेयकीनी की सूरत हाल है कि दौलतमंद लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगाएंगे या नहीं, और अगर जंग हो जाती तो सोचें कि दुनिया की मार्केट, बिजनेस और स्टॉक मार्केट का क्या हाल होता। इसीलिए दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसी जंगों को अफोर्ड नहीं कर सकता। ईरान, इसराइल और अमेरिका के रिस्पॉन्स से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मजीद आगे हालात खराब नहीं होंगे, क्योंकि ईरान ने ना किसी नुकसान की ना किसी बदले की बात की और इसराइल का बदला पूरा हो गया और अमेरिका भी न्यूट्रल लग रहा है। अब ऐसा लगता है कि शायद हालात नॉर्मेलिटी की तरफ वक्ती तौर पर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का स्क्रिप्ट तो पूरा हो गया है। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो हिम्मत का मुजाहरा ईरान ने किया और जो सबक इसराइल को इसने सिखाया है, वो इसको कभी भी नहीं भूलेगा। नेतन्याहू तो कई बार अपनी तकरीरों के अंदर यह वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि इसराइल के वजूद को सबसे बड़ा खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान है, और ईरान ने इस बात को साबित कर दिया है कि क्यों। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the 3 threats? Give me the 3 threats. Iran, Iran, Iran. बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि इससे पहले भी हमास ने 500 के करीब रॉकेट फायर किए, जिन्हें इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में तबाह कर दिया। लिबनान और हजबुल्ला भी ऐसे ही रॉकेट इसराइल की तरफ फायर करते रहते हैं, लेकिन जब इन लोगों को पता है कि इन्होंने हवा के अंदर ही जाकर फट जाना है, इसराइल की हदूद के अंदर कोई नुकसान करना ही नहीं है, तो इतना पैसा लगाकर ये बार बार एयर स्ट्राइक करते क्यों हैं? इस बात का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल ईरानियन इंजीनियर रॉकेट्स बनाने के अंदर इंतहाई महारत रखते हैं और इतने सस्ते रॉकेट बना सकते हैं कि शायद ही दुनिया के अंदर कोई और बना सके। यहाँ तक कि ये लोग सॉलिड शुगर और पोटासियम नाइट्रेट, जो कि खादों के अंदर इस्तेमाल होता है, इससे भी मिसाइल बनाकर हमास को देते हैं।
जिन पर कुछ मिलियन डॉलर्स का खर्च आता है, लेकिन इजरायली एयर डूम को इस एक रॉकेट को तबाह करने के लिए जो आयरन डूम का एक रॉकेट चलाना पड़ता है, इसकी कीमत इस रॉकेट से 5 से 10 गुना ज्यादा होती है। यानी ईरान की तरफ से हालिया इसराइल पर हमले के दौरान भी ईरान ने जो रॉकेट इस्तेमाल किए, इनकी कॉस्ट तकरीबन 100 से 200 मिलियन डॉलर के करीब थी, लेकिन इस एक आयरन डूम के मिसाइल की कॉस्ट ही 1.5 से 2 लाख डॉलर के करीब होती है। यानी ईरानी इंजीनियर्स का यह दावा है कि सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अब आप खुद सोच लें कि एक तो इसराइल के लिए अपने आप को बचाने का स्ट्रेस और दूसरा बैंक अकाउंट खाली होने की फिक्र। वैसे इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का बजट अमेरिका देता है और इसी वजह से इसके भी पसीने छूटे हुए हैं और वो यहाँ वहाँ जाकर सुलह करवाता फिर रहा है। बिल्कुल यही वजह है कि हमास या ईरान के इन मिसाइलों की तबाही के बावजूद इसराइल और अमेरिका की इकोनॉमी को ये अच्छा खासा झटका जरूर देते हैं। देखें, एट द एंड सफारती तौर पर मिल बैठकर मामलात हल करने से ही जंगें भी खत्म हो जाती हैं। अगर इसराइल से गजा के मुसलमानों की शहादत का बदला लेना है तो ईरान को उसके लिए बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा होकर इसराइल के सामने बंद बांधना चाहिए। लेकिन इस मौके पर अच्छा हुआ कि बात बिना जंग के ही सॉल्व हो गई। अब इस हमले के बाद, इसराइल के बयान के बाद ही कुछ कंफर्म होगा कि आगे हालात क्या रुख लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की सनसनी को सुनने की बजाय आप इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ पर नजर रखें और खुद से रिसर्च करें ताकि हकीकत आपके सामने आए। मेरी इस लास्ट वीडियो पर सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का रिस्पांस देखकर ऐसा लगा कि शायद लोग वही कुछ सुनना चाहते हैं जो कि वो मीडिया से सुनकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत को ना मानने की वजह से हकीकत बदल नहीं जाती। आपकी और मेरी राय मानी नहीं रखती, बल्कि ये मानी रखता है कि सच क्या है, और वो आजकल सोशल मीडिया के आने के बाद छुप ही नहीं सकती। खैर, उम्मीद है कि दोनों मुल्क इस मेच्योरिटी को एक वक्त तक कायम रखेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि ना तो ईरान और ना ही इसराइल इस हमले को कभी भूलने वाला है। बाद में ही सही, मगर इन दोनों के दरमियान हमें दोबारा कोई ना कोई झड़प देखने को जरूर मिलती रहेगी। लेकिन इस वक्त गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए तमाम मुसलमान उम्मत को एक होने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो अपने अपने नए मसाइल के अंदर उलझ जाएं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। It was the US that confirmed the drone attack was carried out by Israel, saying the Biden administration was warned on Thursday an attack was imminent, but were assured that Iran's nuclear facilities would not be damaged. The danger of an already volatile situation worsening has virtually united the rest of the world.